हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के जीके जीएस क्वेश्चन को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस क्लास का पीडीएफ और लेटेस्ट क्लास के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अरब सागर भारत के डैश में स्थित है। आपको बताना है कि अरब सागर भारत के किस जगह पे स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर में, ऑप्शन बी है पूर्व में, ऑप्शन सी है पश्चिम में या ऑप्शन डी है दक्षिण में। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम में। यानी कि भारत अरब सागर जो है वह भारत के पश्चिम तट में स्थित है और इसके किनारे पे गुजरात हो गए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल जैसे राज्य जो हैं स्थित है। यानी कि पश्चिम साइड पे गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल ये सभी जो राज्य हैं यह पश्चिम में स्थित है अरब सागर की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, आपको बताना है कि वह कौन थे। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या ऑप्शन डी है राजगुरु। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम पूर्वक गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, यानी कि गुरुदेव के नाम से उन्हें पुकारा जाता था। और इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। और इनको किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इनको जो गीतांजलि रचना इन्होंने की थी, गीतांजलि रचना के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तथा इन्होंने जो राष्ट्रगान है जनगण मन इसकी रचना की थी। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जो 2014 में भारत का 29वां राज्य बना। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है सिक्किम या ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों, आप जो है लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन जो है वह राइट किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना जो है वह 2 जून 2014 को दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो है नया राज्य बना था और जो कि भारत का 29वां राज्य बना। दोस्तों, जो तेलंगाना है उसकी जो राजधानी है वह हैदराबाद है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना, तो वह है ऑप्शन डी तेलंगाना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि बोल लाख पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। आपको बताना है कि जो बोल लाख पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है खेल, ऑप्शन बी है कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है फिल्म के क्षेत्र में या ऑप्शन डी है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में। यानी कि दोस्तों जो बोल लाख पुरस्कार है वह कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य यानी कि बढ़िया कार्य करने के लिए उनको प्रदान किया जाता है। और इसका जो नाम है वह हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार कृषि के अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। आपको बताना है कि जो बाणभट्ट हैं वह किस राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है अशोक या ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त।
तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। यानी कि बाणभट्ट जो है वह सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट ने ही हर्षचरित और कादम्बरी जैसी जो है रचनाएं लिखी हैं। अगर बात करें जो हर्षचरित है, वह हर्षचरित किसकी जीवनी है, तो वह राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। आपको यह क्वेश्चन जरूर आएगा कि आप बताइए कि जो हर्षचरित है वह किसकी जीवनी है, तो वह जो है हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन की जीवनी है हर्षचरित्र। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। आपको बताना है कि वह कौन सी भाषा है जो भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए है डोंगरी, ऑप्शन बी है नेपाली, ऑप्शन सी है गढ़वाली या ऑप्शन डी है मैथिली। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गढ़वाली। दोस्तों जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, यानी कि दोस्तों वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है, जिसमें डोंगरी हो गया, नेपाली हो गया और मैथिली हो गई। ये सभी जो तीनों भाषाएं हैं ये इन 22 भाषाओं में जो है सम्मिलित हैं। लेकिन दोस्तों जो गढ़वाली भाषा है वह इस सूची में सम्मिलित नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गढ़वाली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें पूछा गया है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। आपको बताना है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसको केंद्रीय बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 101, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 102 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 113। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112। यानी कि जो दोस्तों जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। दोस्तों इसे ही केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि पूर्ण कुंभ यानी कि जो महाकुंभ होता है, महाकुंभ मेला, वह कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। यह जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है हर 12 वर्ष में आयोजित होता है, ऑप्शन बी है हर 6 वर्ष में आयोजित होता है या ऑप्शन सी है हर 4 वर्ष में आयोजित होता है या ऑप्शन डी है हर 8 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो जो पूर्ण महाकुंभ मेला है वह कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर 12 वर्ष में दोस्तों जो है ये महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। तो यह कहाँ पर होता है आयोजित, पहला हो गया प्रयागराज, फिर हरिद्वार, फिर उज्जैन और चौथा हो गया नासिक। यानी कि इन 4 जगहों पर, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पर जो है वह महाकुंभ का मेला लगता है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर 12 वर्ष में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें पूछा गया है कि मैंग्रोव कहाँ पनपते हैं। आपको बताना है कि जो मैंग्रोव है वह कहाँ पर पनपते हैं, यानी कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है पहाड़ियों में, ऑप्शन बी है तटीय क्षेत्रों में या ऑप्शन सी है दलदलों में या ऑप्शन डी है मरुस्थलों में। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है मैंग्रोव जो है वह कहाँ पनपते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तटीय क्षेत्र में पनपते हैं। यानी कि जो मैंग्रोव होते हैं वह खारे पानी और जो ज्वारीय क्षेत्र होते हैं उनमें पनपते हैं। और यह भारत का सुंदरवन जो है वह सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये जो है समुद्री तटों को कटाव से बचाता है और जैव विविधता के संरक्षण में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैंग्रोव कहाँ पनपते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तटीय क्षेत्र में पनपते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक नहीं था। आपको बताना है कि वह कौन है जो नवरत्न में से एक नहीं है। ऑप्शन ए है फ़कीर अजीउद्दीन, ऑप्शन बी है उस्मान अली खान, ऑप्शन सी है अबुल फजल इब्न मुबारक या ऑप्शन डी है राजा टोडरमल। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उस्मान अली खान। उस्मान अली जो खान है वह अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं हैं। उस्मान अली खान जो है वह हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। तो जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उस्मान अली खान जो है वह नवरत्नों में शामिल नहीं हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है केरल या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। भारत का जो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र है वह केरल में स्थापित होगा। इसका उद्देश्य है कि यह ग्राफीन आधारित नई तकनीकों और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि केरल का नया नाम क्या है। अगर जिसने जो राइट आंसर दिया तो उसको मैं अपनी तरफ से हार्ट दूंगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि लाला लाजपत राय 1921 से डैश से जुड़े हुए थे। आपको बताना है कि किस से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए है सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी, ऑप्शन बी है सत्य शोधक समाज या ऑप्शन सी है चिन्मय मिशन या ऑप्शन डी है दोस्तों सरस्वती दीप्ति सभा। क्वेश्चन नंबर 12 लाला लाजपत राय जो है वह 1921 में किससे जुड़े हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी जो है उससे जुड़े हुए थे। तो लाला लाजपत राय ने 1921 में सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना की थी। इस संस्था का क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था समाज सेवा और राष्ट्र का निर्माण करना। तो दोस्तों अगर हम बात करें लाला लाजपत राय को और अन्य किस नाम से जाना जाता है तो वह है दोस्तों पंजाब केसरी नाम। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन ए है प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन बी है जुंको तेबई, ऑप्शन सी है बछेंद्री पाल या ऑप्शन डी है अरुणिमा सिन्हा। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 13 माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुंको तेबई। जुंको तेबई जो है वह जापान की रहने वाली है और वर्ष 1975 में यानी कि दोस्तों 1975 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली वह पहली महिला बन गई थी विश्व की। अगर बात करें भारत की पहली महिला कौन है तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि भारत की वह पहली महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है उसका राइट आंसर जो है जुंको तेबई है। और आपसे जो पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि भारत की वह पहली महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो इसका राइट आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नारकोडम द्वीप, ऑप्शन बी है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी है दोस्तों बैरन द्वीप या ऑप्शन डी है बारतांग। तो क्वेश्चन नंबर 14 भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है वह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर हम बात करें दोस्तों जो बैरन द्वीप है वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यहाँ पर दोस्तों समय समय पर ज्वालामुखी में गतिविधियाँ देखी जाती हैं।
इसलिए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरन द्वीप में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन 15 पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए है कर्ट वाल्डहेम, ऑप्शन बी है त्रिगवेली, ऑप्शन सी है यूथांड या ऑप्शन डी है डैग हैमरस्क्योर्ड। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो हमारा 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिगवेली। त्रिगवेली जो है वह संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव थे और वे नॉर्वे के एक राजनयिक थे। इन्होंने दोस्तों वर्ष 1946 से, आपको ये बात ध्यान रखनी है, वर्ष 1946 से लेकर वर्ष 1952 तक ये दोस्तों महासचिव थे यूएनओ को। लेकिन आपको दोस्तों एक बात ये बतानी है इस क्वेश्चन में कि जो संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि जो यूएनओ है इसकी स्थापना कब हुई थी? मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ। इसकी जो स्थापना है वह 24 अक्टूबर को हुई थी। अब आपको केवल कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि यह किस सन को हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें पूछा गया है कि यूरो जो है वह किसकी मुद्रा है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है यूरोपीय जोन, ऑप्शन सी है स्वीडन या ऑप्शन डी है यूके। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपीय जोन। यानी कि दोस्तों जो यूरो है वह यूरोपीय जोन की मुद्रा है। इसमें दोस्तों अधिकांश देश जो है यूरोप के आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपीय जोन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें पूछा गया है कि डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। आपको बताना है कि वह कौन है, कौन सी जगह है जहां ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है ऊटी या ऑप्शन डी है डलहौजी। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिमला। यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में जो शिमला है वह भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। गर्मियों में यहाँ पर दोस्तों जो प्रशासनिक कार्य है यहीं से संचालित किए जाते थे। इसीलिए दोस्तों ग्रीष्मकालीन समय में जो ब्रिटिश काल की राजधानी थी वह थी शिमला। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिमला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का रेलवे शुभांकर है? ऑप्शन ए है भोलू एलिफेंट, ऑप्शन बी है नंदी बैल, ऑप्शन सी है मुर्गन पिकॉक या ऑप्शन डी है मारिस कैट। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोलू एलिफेंट। भोलू एलिफेंट जो है वह भारतीय रेलवे का एक आधिकारिक शुभांकर है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोलू एलिफेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें पूछा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वह देवनागरी होगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 345, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 343 या ऑप्शन सी है अनुच्छेद 344 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 342। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में दोस्तों संघ की राजभाषा से संबंधित जानकारी दी गई है। इसके अनुसार दोस्तों जो संघ की राजभाषा होगी वह हिंदी होगी तथा उसकी जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। यह दोस्तों किसमें निर्धारित है? तो यह अनुच्छेद 343 में निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर कि भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 1966 से 1969 की अवधि को डैश की अवधि थी। आपको बताना है कि वह कौन सी अवधि थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।